हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 दहन और ज्वाला। हमने आगे के वीडियो में देखा कि अग्निशामक दल वाले अग्नि शमन के लिए जल का इस्तेमाल करते हैं, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है। आपको पता है कि जल विद्युत का चालक होता है, मतलब जल में होकर विद्युत हमारे पैरों तक आ सकती है और आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है? आपको पता है कि कक्षा 6 में हमने पढ़ा था कि जल जो होता है वो तेल से भारी होता है। तभी तो जब हम जल में तेल डालते हैं, तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो वो ऊपर तैरने लगती है, चाहे वो हमारे खाने वाला तेल हो या फिर खनिज तेल हो। अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। तो अगर समंदर में तेल गिर जाए, आपको पता है कि कभी-कभी दो स्टीमरों के बीच बीच एक्सीडेंट होता है, तो तेल समंदर में गिरता है तो वो ऊपर ही ऊपर जलने लगता है या फिर काला-काला तेल तैरता तैरता रहता है समुद्र पर। ठीक है ना? तो विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। पता है आपको यहाँ पर जो अग्निशामक यंत्र दिया गया है, ये लाल वाला, उसमें क्या भरा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है ताप से। तो वो जो होता है वो ऑक्सीजन से भारी होता है, तो क्या होता है कि वो कंबल की तरह आग को लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का जो संपर्क होता है वो टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह भी है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? तो उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। इसलिए LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? जैसे हमारे घर में जो LPG होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो LPG को पूरे दाब से सिलेंडरों में भरा जाता है। आपको पता है कि वो पहले प्रवाही स्वरूप में होता है, लेकिन जैसे ही वह वायु के संपर्क में आता है वो वायु बन जाता है। ठीक है? तो उसी तरह से सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड को भी भरा जाता है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत ही अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। मतलब एक सफ़ेद सफ़ेद भाग जो होता है चूने जैसा, वो पूरे ज्वलनशील पदार्थ को ढक देता है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है, बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। तो आपको पूछा जाए कि अति उत्तम अग्निशामक कौन सा है, तो CO2 है। और ये जो हमने अभी पढ़ा वो प्रक्रम आपको लिखना पड़ेगा। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो जो हमारे घर में, अब तो आपको पता चल ही जाता होगा ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, वही वजह खारा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आपको पता है कि सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है वही हमारे इनो में भी होता है। तो इनो को पानी में घोलने पर क्या होता है, वो जो बूंद बूंदें निकलती है ना, सारी बूंदें फर से ऊपर आ जाती है, तो वो असल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर किसकी इनकी छिड़काव करते हैं तो वो भारी मात्रा में क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। समझे? तो अब आपको पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक के रूप में काम आता है। अब हम देखेंगे दहन के प्रकार। दहन के प्रकार कितने प्रकार के हैं? एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। अब देखिए, सावधानी रखिएगा, है ना। गैस स्टोव को घुंडी घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हो? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है, फक से जल जाती है ना माचिस, जैसे ही हम उसके पास लाके बटन चालू करते हैं। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। तो जैसे ही हम गैस को चालू करते हैं, मतलब दहन होने लगता है, तो ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा मतलब गर्मी और प्रकाश मतलब वो जो फैलता है ना तेजस्वी प्रकाश जिस, तो उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता
है। तीव्र दहन किसको कहलाता है? तो जो जल्दी से जल जाता है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ है जो कमरे के ताप पर भी वायु में जल उठते हैं। तो ये हमने आगे वाले पाठ में ही पढ़ा कि फास्फोरस को अगर कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो वो थोड़ी देर में वायु वायु के साथ अभिक्रिया कर जलने लगती है। इसीलिए हम उसको पानी में डुबोकर रखा जाता है। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों में जा लपटों के साथ जल उठता है तो उसको स्वतः दहन कहलाता है। तो एक हमने कौन-सा दहन का पढ़ा? एक हमने दहन पढ़ा तीव्र दहन और ये दूसरा वाला है स्वतः दहन। तो ये दहन के प्रकार है, याद रखना, तीव्र दहन और स्वतः दहन। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन में कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं तो कभी आकाश से बिजली गिरने पर, और ज़्यादातर दहन जो होते हैं वो हमारे मनुष्य द्वारा होते हैं, लापरवाही की वजह से होते हैं। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हो और कैंप फायर जलाते हो तो वहाँ जगह छोड़ने से पहले हमें हमने जो कैंप फायर लगाई थी उसको पूर्णतया बंद करनी होगी, ठीक है? वरना वो पीछे से जल सकती है और पूरे जंगल को भी जला सकती है। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है, और साथ में क्या होता है, बड़ी मात्रा में गैस भी निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोटक हो सकता है। पटाखे पर दाब डालने से भी विस्फोटक हो सकता है। तो हमने देखे दहन के 3 प्रकार, एक तीव्र दहन, दूसरा है स्वतः दहन और ये है विस्फोट, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं ज्वाला। ज्वाला क्या है? दहन के बारे में तो हमने अभी तो पढ़ा कि दहन जब भी होता है तब 3 चीज़ें पैदा होती है। एक तो ऊष्मा होती है, प्रकाश पैदा होती है, उत्पन्न होती है ध्वनि और वायु, है ना? अब हम देखते हैं ज्वाला के बारे में। एलपीजी ज्वाला का प्रेक्षण करिए, मतलब हमारे घर में जो गैस का चूल्हा है वो जब जल रहा होता है तो उसको देखिए और प्रेक्षण कीजिए। क्या आप ज्वाला का रंग बदला बता सकते हैं? तो भूरा होता है ना? हाँ, भूरा होता है। एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिए। यदि आपको सारणी शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हो। अब मैग्नीशियम की पट्टी को जब जलाया जाता है तो हमने खुद तो नहीं जलाई लेकिन फ़ोटो देखी, तो उसमें क्या हुआ, तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हुआ था। यहाँ पाठ की शुरुआत में भी है, देख लीजिएगा। तो अब नीचे वाली बत्ती जलाकर उनकी ज्वाला को देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले मोमबत्ती मोमबत्ती जो है ज्वाला देता है? तो हाँ, देता है। मैग्नीशियम तो ज्वाला देता है। कपूर तो वो भी जलता है, ज्वाला देता है। मिट्टी का तेल वाला स्ट्रॉ तो वो भी ज्वाला देता है। लकड़ी का कोयला वो ज्वाला नहीं देता, वो धक-धक से जलता है, धक-धका। तो यहाँ पर ये देखिए, स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ है जिसकी ज्वाला भूरी कलर की होती है। ये है जो पीले कलर का होता है। ये हमारा पुराने ज़माने का दिया है तो वो भी पीली लौ लौ से जलता है। ये ये भी, और ये जो बंसन बर्नर होता है वो भूरी ज्वाला से जलता है, ठीक है? एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। एक कांच की 4-5 सेमी पतली नली को सांडसी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की यहाँ अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। इस तरह से बीच में हमें यहाँ पर इस तरह से अदीप्त, कंपित मतलब हिल नहीं रहे हो ना, वहाँ पर बीचों बीच उसको प्रवेश करा देना है। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? तो आपका देखना है कि क्या वहाँ कुछ समय के पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है। यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द ही पिघल जाता है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि मोमबत्ती का वो जल्दी पिघल जाता है। दहन के संपर्क दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं
दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, वे ज्वाला का निर्माण करते हैं, ठीक है? मतलब कि दहन के समय यहाँ पर जो भी पदार्थ वाष्पित होते हैं, वो यहाँ से निकल कर, नली में से निकल कर ज्वाला का निर्माण करते हैं, मतलब यहाँ पर भी जलेगा। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं, ठीक है? पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और इस वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं, ठीक है? दहन के समय मतलब जब हम उनको जलाते हैं तो ज्वाला का निर्माण करते हैं। ये जो ज्योत निकलती है ना, ये उसी की बात कर रहे हैं, ये, ठीक है? ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता, लेकिन वो जलता ज़रूर है। जलाइएगा, किसी भट्टी में देखिएगा, जलता है लेकिन वो ज्वाला ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। क्रियाकलाप 6.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। ठीक है, कांच की नली में से क्या निकलेगी? ज्वाला निकलेगी। तो वो किसका कारण हो सकता है कि मोम वाष्पित हो जाती है तो वो ज्वाला उत्पन्न कर सकती है। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच का प्लेट स्लाइड प्रविष्ट करिए और सांडसी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? तो ज्वाला जब स्थिर होती है तो हमें कांच का टुकड़ा है जो बीचों बीच स्वच्छ, उसको प्रविष्ट करना है यहाँ पर, बीचों बीच यहाँ पर, ठीक है? थोड़ी देर में वापस हटा भी लेना है। दीप्त क्षेत्र में मतलब जहाँ पर ज्योत है ना, वहाँ पर। तो क्या होता है, ये देखिए, काला काला हो जाता है ना, तो क्यों होता है काला? कांच की प्लेट स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन जाता है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। सबसे पहले तो आप एक मोमबत्ती जलाइए और उसकी ज्योत जो होती है ना, ज्वाला, उसको ध्यान से देखिए। उसमें आपको 3 पार्ट दिखेंगे। एक पार्ट जो उसकी ज्योत के पास होगा, तो वहाँ उपस्थित कार्बन कण होंगे, तो काला सा दिखाई देगा। फिर बीच वाला हिस्सा जो पीला दिखाई देगा और सबसे ऊपर की जोत जो होती है, वहाँ पर आपको भूरी भूरी दिखाई देगी। तो जो भूरा होता है ना, वो ज़्यादा गर्म होता है, बीच वाला थोड़ा कम गर्म होता है और अंदर वाला थोड़ा उससे कम होता है गर्म। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अंदर अदीप्त क्षेत्र में पकड़ कर रखिए, ठीक है? ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है, रक्त तप्त हो जाता है, मतलब एकदम गर्म हो, लाल चोड़ हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? अदीप्त क्षेत्र मतलब बाहर वाला, जो मैंने बोला ना, भूरा वाला। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने वाले सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। क्यों? तो ये देखिए, आपको पता है कि सोना एक धातु है और वो नर्म हो जाती है गर्मी देने से। तो जब भी वो काम करते हैं तो ऊपर वाले जो हिस्सा होते हैं ना, उसको फूंकते हैं ताकि वो सबसे गर्म भाग उसको जल्दी से गर्म कर दे, सोने को। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो सबसे गर्म है। यहाँ पर आपको ये आकृति एकदम से ध्यान में रखनी है। मैंने क्या बोला कि सबसे बीच वाला भाग जो होता है वो कम गर्म होता है, उसके बीच वाला उससे ज़्यादा गर्म होता है और सबसे ऊपर वाला सबसे गर्म भाग है। तो यहाँ पर उसको और भी तरीके से देखा जाए तो पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला, आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र वो होता है काला। तो यह आकृति आपको एकदम ध्यान रखनी है, ठीक है? आपको परीक्षा में पूछी जाएगी, प्रश्नों में भी हो सकती है। पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है, ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्या है ईंधन, क्या है। अब हम पढ़ेंगे 6.6 ईंधन क्या है। तो ये ईंधन क्या है वो पहले देखते हैं। यदि करिए कि घरेलू
नहीं, वो हम अगले पार्ट में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हुआ जा रहा है।